फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में समझने वाले हैं और ये जानेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा नॉन रिजिड रोटेटर के मॉडल से कैसे डिफाइन होता है। इससे पहले हम लोगों ने रिजिड रोटेटर के मॉडल से समझा था। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? जो मॉलिक्यूल के वजह से जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको डिफाइन करता है। अब यहाँ पे रोटेशनल की बात कर रहे हैं तो रोटेशनल क्या, ये मॉलिक्यूल जो होता है हमारा वो रोटेट करता है। मॉलिक्यूल क्या करता है? रोटेट करता है। तो ये अलग अलग एनर्जी से रोटेट करता है मॉलिक्यूल। अगर मान लेते हैं लो एनर्जी से रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल, इवन लो एनर्जी से रोटेट कर रहा है, तो अगर इस पे लाइट पड़ती है मॉलिक्यूल पे तो ये और तेजी से रोटेट करेगा और ये हाईयर एनर्जी लेवल E2 पे पहुंच जाएगा। E2 पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो क्या बनेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनेगा। तो इस तरीके से हमारा रोटेशन की वजह से स्पेक्ट्रा बनता है। मॉलिक्यूल रोटेट करता है, उस पर लाइट पड़ती है तो वो और तेजी से रोटेट करता है और हाईयर एनर्जी पे पहुंचता है। फिर उस पर लाइट पड़ती है तो और तेजी से रोटेट करता है और हाईयर एनर्जी लेवल पे पहुंचता है। इस तरीके से हमारा प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा अराइज होता है ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी स्टेट के वजह से। और इससे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो कहाँ मिलता है? इंफ्रारेड रीजन या माइक्रोवेव रीजन में मिलता है। इंफ्रारेड रीजन या माइक्रोवेव रीजन में हमें मिलता है। तो ये हमने ऑलरेडी बेसिक्स इसके समझे हुए थे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल से कैसे डिफाइन किया जाता है। तो रिजिड रोटेटर मॉडल जो था वो क्या मानता था कि मॉलिक्यूल हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है भाई, रोटेट कर रहा है, लो एनर्जी से कर रहा है, फिर लाइट पड़ती है और हाई एनर्जी से करता है, फिर और लाइट पड़ती है और हाई एनर्जी से, इस तरीके से स्पेक्ट्रम बनता है, ये हम जानते हैं। लेकिन रिजिड रोटेटर क्या कहता है कि भाई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है लेकिन इसके बीच का जो बॉन्ड है, मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है, जैसे ये हमारा एटम है, दो एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है, तो इसके बीच का जो बॉन्ड है वो फिक्स होगा। मतलब ये रिजिड होगा बॉन्ड। ये बॉन्ड की लेंथ छोटी बड़ी नहीं होगी, फिक्स लेंथ की होगी। तो इस अजम्पशन से हमारा रिजिड रोटेटर मॉडल हमारा कैलकुलेशन करता है और एनर्जी वगैरह हमने कैलकुलेट कर लिया था रिजिड रोटेटर मॉडल से। इस तरीके से एनर्जी हमारा आया था, ठीक है। लेकिन एनर्जी जो होता है वो स्पेक्ट्रोमीटर में हमारा वेव नंबर के टर्म्स में लिखा होता है। तो वेव नंबर के टर्म्स में अगर हम एनर्जी को चेंज करते हैं तो हम hc से डिवाइड कर देते हैं। तो इस पूरे टर्म को hc से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, h/8π² IC। स्क्वायर था तो एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो एक केवल सिंगल h बचेगा। इस तरीके से हमारा आ जाएगा और इसको हम पूरा को कॉन्स्टेंट b बोल देते हैं। तो bjj+1 ये हमारा किसके केस में आया था? रिजिड रोटेटर के केस में क्या आया था? ये हमारा एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आया था, ठीक है। ये हम जान चुके हैं, जब हमारा मॉलिक्यूल का बॉन्ड रिजिड होता है तो ये एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आता था। इसको हमने ड्राइव भी किया था पिछले वीडियो में। अब इस टर्म को तो आपको याद हो गया, FJ = BJJ+1, और समझ भी लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, वो स्ट्रेच करते हैं। देखिए जैसे मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो उसके बॉन्ड जो है वो फैल जाता है, स्ट्रेच कर जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल रोटेशन के दौरान उसका स्ट्रेचिंग होता है, यानी बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज आ जाता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली यही होता है कि इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज होने से, रोटेशन के बढ़ने से ज़्यादा इंक्रीज होता है। जैसे थोड़ा बहुत रोटेशन हो रहा है, धीरे धीरे रोटेशन हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर रोटेशन हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ हमारा इंक्रीज कर जाएगा। और इसको हम नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल बोलते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा का, ठीक है, इस मॉडल को। अब इस मॉडल के हेल्प से हम देखेंगे कि हमारा रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर क्या आता है। FJ जो कि रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर है वो क्या आता है इस मॉडल से। तो रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर अब यहाँ पे जो आएगा वो BJJ+1 तो रहेगा ही, BJJ+1 तो रहेगा ही, लेकिन इसमें जो होगा वो कम हो जाएगा एनर्जी आपका। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि हमारा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए माइनस हम कुछ टर्म करेंगे, DJ² J+1 का स्क्वायर, ये टर्म हम माइनस करेंगे। अब ये टर्म किस चीज को बता रहा है तो इस टर्म को आप समझिए। यहाँ पे जो D है वो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है। ये क्या होता है? देखिए जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो उस पर फोर्स लगेगा जिससे बॉन्ड बढ़ेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे कोई चीज़ रोटेट कर रहा है तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे। मतलब ये दोनों एटम बाहर की तरफ भागेंगे तो हमारा बॉन्ड इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। तो इसीलिए इस टर्म को भी आपको कंसीडर करके देखना है। तो -DJ² J+1 का स्क्वायर भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा रोटेशनल एनर्जी होगा इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, किसमें? नॉन रिजिड रोटेटर में। और रिजिड रोटेटर में क्या था? ये था, ठीक है, ये समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है।
अब यहाँ पे डी जो है आप समझ चुके हैं डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, और ये बी से बहुत छोटा होता है। बी जो क्या होता है, बी हमारे ये कांस्टेंट आया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट। बी को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और डी जो है डिस्टॉर्शन कांस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल, इसकी वैल्यू होती है h³ 32 π⁴ I² R² kc। अब ये वैल्यू जो होती है ये हमारी होती है। अब ये यहाँ कहाँ से निकल के आती है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे डी की एक और वैल्यू होती है, d = 4b³ न्यू², न्यू बार का स्क्वायर ये होता है। अब न्यू बार क्या होता है, ये होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये क्यों वाइब्रेट भी तो कर रहा है भाई, बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो वाइब्रेट कर रहा है, तो वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो ये कांस्टेंट आया है ये, इसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूडेड होता है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू बार होता है 1/2πc √k/μ। क्यों, के जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, म्यू जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है। तो इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे न्यू² की वैल्यू को, और बी की वैल्यू को आप पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, बी की वैल्यू ये होती है। इन दोनों को आप पुट करेंगे तो आपको डी की यही वैल्यू निकल के आती है। ये सब कांस्टेंट, इस पे माइंड नहीं करना है, बस आपको समझ लेना है ये चीज़ें। तो ये हम समझ चुके हैं। हम इनका स्पेक्ट्रा मेन समझेंगे कि इनके और इनके स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस आया है। तो जल्दी से इनका स्पेक्ट्रा समझते हैं। ये देखिए स्पेक्ट्रा, ये रिजिड रोटेटर के केस का स्पेक्ट्रा है, ये नॉन रिजिड रोटेटर का केस का स्पेक्ट्रा है। तो देखिए रिजिड रोटेटर के स्पेक्ट्रा कैसे बनता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ये शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे जे क्या है, जे जो है वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और जे की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट इंटीजर होती है, आपको पता है। तो जे की वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ जे क्या आ जाएगा, एफ जे भी 0 आ जाएगा। जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। जे की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6b आ जाएगा। मतलब ऐसे आप लेवल को लिख सकते हैं, 0 2b 6b 12b 20b 30b ऐसे लिख सकते हैं, जे की वैल्यू पुट करते रहे। ठीक उसी तरीके से आप इसमें भी लेवल बनाएंगे, किसमें, नॉन रिजिड रोटेटर के केस में। तो इसमें भी आप लेवल को बनाएंगे। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे 0, और यहाँ पे आप 2b लिखेंगे, लेकिन 2b प्राइम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म माइनस भी हो रहा है, तो ये b के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे 2b प्राइम लिख देंगे, ठीक है, नॉन रिजिड रोटेटर में। और यहाँ पे 6b प्राइम लिख देंगे, ऐसे प्राइम लिखते चले जाएंगे, प्राइम मतलब डैश। तो ये आपको समझ में आया, हमने क्या बना दिया, रोटेशनल एनर्जी लेवल बना दिया अपने फॉर्मूले से हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल आता है। अब हम लोग स्पेक्ट्रा बनाएंगे। स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, ट्रांजिशन से। तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल देखेंगे। सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा जे = +-1 हमारा होता है डेल्टा जे। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब डेल्टा जे जो होता है वो केवल +1 के बराबर होता है, एमिशन नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है। हमारा मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जाता है, फिर और ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में, फिर और ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर। ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देता है, क्योंकि लो एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे एक एक एनर्जी लेवल चढ़ता जाता है इस तरीके से। तो अगर आप देखें इनका स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो इक्वी डिस्टेंस बनती है। कैसी बनती है, इक्वी डिस्टेंस बनती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रिजिड का मैंने डिस्कस किया था जो पिछले वीडियो में, उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए इसमें से आप इसको माइनस करिए 2b में से 0 को, तो क्या आ जाएगा 2b। तो 2b हमारा एक स्पेक्ट्रल लाइन में, और 6b से 2b को करेंगे तो 4b एक स्पेक्ट्रल लाइन है। फिर इस वाले से इसको माइनस करेंगे, मतलब दो एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी है वही तो देखेंगे। फिर 12 में से 6 को, तो 6b आ जाएगा। फिर इसमें से करेंगे 8b। तो ये हमारी स्पेक्ट्रल लाइन बन चुकी हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो हमारे वेव नंबर में होती है, न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो अब आप देखिए तो ये इक्वी डिस्टेंस है, 2b और 4b के बीच में 2b का गैप, 4b और 6b के बीच में 2b का गैप, 6b और 8b के बीच में 2b का गैप, इक्वी डिस्टेंट लाइन बन रही है। लेकिन अगर आप नॉन रिजिड रोटेटर के केस में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी लेवल है वही नहीं इक्वी डिस्टेंस है, मतलब वो एनर्जी लेवल जो है वो लो है। यहाँ पे देखिए एनर्जी लेवल पहले तो कम जे की वैल्यू जब कम है तो एनर्जी लेवल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जे की वैल्यू कम है तो एनर्जी लेवल पे ज़्यादा फर्क, जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होती है, 4 पहुँच रही, 5 पहुँच रही, वैसे वैसे एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। आप देखिए एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, फॉर्मूले में आप देखिए जैसे जैसे जे की वैल्यू आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे माइनस का टर्म बढ़ता जाएगा, और हमारी जे की जो हमारा एनर्जी लेवल होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नॉन रिजिड रोटेटर के केस में एनर्जी लेवल कम क्यों हो जाता है। अब इसका स्पेक्ट्रा देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर और सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो इनका स्पेक्ट्रा आप देखेंगे, देखिए ये मैंने बनाया हुआ स्पेक्ट्रा कैसे लिखते हैं कि आप हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी को माइनस करते हैं। तो 2b और 6b से 2b से करेंगे 4b, फिर 12 से 6 को करेंगे 6b, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं स्पेक्ट्रा को। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया है। तो ये आपने समझा कि स्पेक्ट्रा को हमने इस तरीके से लिख दिया है।
और आप नॉन रिजिड के केस में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन, वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है। टू बी यहाँ पे देखिए धीरे 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 क्लोज आते जा रहे हैं। देखिए इसके साथ में नहीं चल रहे हैं, पहले तो साथ में थे स्पेक्ट्रल लाइन, देखिए साथ में थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जे की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे क्लोज आते जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि नॉन रिजिड में जो होता है हमारा, वो स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है इक्वली स्पेस नहीं होती है, ये हमने यहाँ पे समझा है। नाउ स्पेक्ट्रल लाइन आर नॉट इक्वली स्पेस इन नॉन रिजिड रोटेटर के केस में। तो जे इंक्रीज, सेपरेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीज, जैसे जैसे जे बढ़ रहा है वैसे वैसे सेपरेशन जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, पास पास आते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सेपरेशन को तो मैंने ऐसे आपको डायरेक्टली बता दिया कि 2b में से 0 करिए तो पहला 2b आता है, 6b में से 2b को करिए 4b आता है, लेकिन सेपरेशन का फॉर्मूले से भी हम लोग निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि j+1 से j को घटाइए। जैसे आपको सेपरेशन निकालना है, न्यू बार j इज इक्वल टू j टू j+1, ये ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब j+1 से j, इसको तो घटा रहे हैं आप, हाइयर में से लोअर को घटा रहे हैं ना, तभी तो आ रहा है। तो j इज इक्वल टू j+1 fj, और fj इज इक्वल टू j को हम घटाएंगे। तो हमारा fj की वैल्यू तो आप यहाँ पे जानते ही हैं, fj की वैल्यू ये रिजिड के केस में होता है, और नॉन रिजिड के केस में मैंने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे j है वहाँ पे क्या रखेंगे, j+1, तो यहाँ पे b j+1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, j+2 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, और यहाँ पे d j+1 कर देंगे तो j+1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी प्लस करेंगे तो j+2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? जहाँ जहाँ j था वहाँ वहाँ j+1 कर देना है। तो ये हमने एक टर्म इसका लिख दिया है। अब fj इज इक्वल टू j का देखते हैं, तो यहाँ पे आप -b j+1 वैसे ही उतार देंगे, फिर उसके बाद माइनस लगा हुआ है आगे, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस आ जाएगा, dj² j+1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले को सॉल्व करना तो हम ऑलरेडी जानते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आप b j+1 को कॉमन लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो आपका 2b j+1 आता है। इसको हम लोग रिजिड वाले केस में भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इजी है। तो ये हमारा आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को करते हैं तो हम यहाँ पे -d j+1 का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो हमारा j+2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, तो 2b j+1 को उतार दिया एज इट इज़, -d j+1 स्क्वायर, j+2 का स्क्वायर ओपन करेंगे, j² + 4 j - j², से j² ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से इन दोनों में से 4 कॉमन लेके आगे भेज दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा j+1, और j+1 का स्क्वायर है तो j+1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, इसके लेवल को आप निकाल सकते हैं, या फिर वैसे ही। तो ये हमने लेवल को समझ लिया। अब देखिए, हमारा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो उसका बॉन्ड का जो लेंथ है वो बढ़ रहा है, बॉन्ड का लेंथ बढ़ रहा है। अगर जे की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बॉन्ड का लेंथ और बढ़ेगा, जे की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा जब रोटेट करेगा। तो ऐसा टाइम आएगा कि हमारा बॉन्ड टूट भी सकता है, ये बॉन्ड टूट भी सकता है। तो वो कौन सी जे की वैल्यू पे बॉन्ड टूटेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे एट विच बॉन्ड कैन ब्रेक, यानी ब्रेक हो सकता है, तो कौन सी जे वैल्यू पे टूटता है, इसका हम लोग कर लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं और डेरिवेशन भी कर लेते हैं। तो जे मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे आफ्टर विच बॉन्ड कैन ब्रेक, क्योंकि बॉन्ड हमारा क्या है, रिजिड नहीं है, अब हमारा बॉन्ड इलास्टिक है, टूट सकता है। तो एज द बॉन्ड इज ब्रेक देन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉन्ड कैन ब्रेक। तो जे मैक्स आपको निकालना है। तो मैक्स आप कैसे निकालते हैं, मैक्स निकालने का तरीका है, जो आपका डिफरेंस आता है, जो यहाँ पे डिफरेंस आता है उसको आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। जो हम आपने डिफरेंस निकाला था, चेंज निकाला था, चेंज मतलब क्या होता है, dy/dx, तो चेंज को आप 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे 2b j+1 - 4d j+1 का क्यूब को किसको बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो ये 2b j+1 इज इक्वल टू 4d j+1 यहाँ पे क्यूब है, तो ये हमारा j+1 से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये एक क्यूब कैंसिल हो गया तो स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे 2 से 2 को काट देंगे तो 2d बचेगा, j+1 का स्क्वायर। तो b/2d इज इक्वल टू j+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा, रूट b/2d j+1। तो j मैक्स हमारा रूट b/2d -1। तो इस j की वैल्यू पे आपका बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ये हमने समझ लिया है। तो आई होप ये आपको स्पेक्ट्रा समझ में आया होगा, और ये प्रैक्टिकल केस था। तो इस वीडियो में इतना रखते, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।